हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ यूके और यूरोप से दो बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं, डॉक्टर प्रदीप पवार जी और कैंडिडेट लुबना की लुबना जी। तो दोनों ही किसी तारुफ की मोहताज नहीं, ख़ास तौर पर आप हमारे इस चैनल पर दोनों को ही बारहा देख चुके हैं। तो मैं आप दोनों का इस चैनल के ऊपर वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। Thank you for inviting Majid Saab, and thank you for having Lubna on the screen. Yeah. जी लुबना जी, आप म्यूट हैं। यस, मैं म्यूट हूँ। थैंक यू, मैं थैंक यू बोल रही थी। मॉडरेटर का काम होता है ना जल्दी जल्दी पता करना वैसे कौन। आप म्यूट होती ही नहीं है, आपको कोशिश की जा रही म्यूट करने की, लेकिन आप म्यूट होने वाली नहीं है। नहीं, हम एग्जैक्टली। इनको म्यूट होने देंगे नहीं, आप चिंता ना कीजिए। आपके आगे भी खड़े हैं, आपके पीछे भी खड़े हैं। बिल्कुल। और लुबना जी का पहले भी मैं अपने पिछले इंटरव्यू में भी कह चुका हूँ कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहाँ पर कुछ दोस्त कह रहे थे कि सिर्फ इंग्लिश में इंटरव्यूज़ हैं, वहाँ पर इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी इनके जो है कुछ इंटरव्यूज़ हैं। तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए और इनको सपोर्ट करें, और चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो इनकी इनकी सपोर्ट लाज़मी करनी है आपने। तो डॉक्टर साहब, आपसे शुरुआत करते हैं कि पहले तो ये कि ताज़ियत, आपकी वालदा का इंतकाल हुआ और आप इंडिया गए हुए थे और वहाँ पर कुछ आपने चीज़ें भी देखी हैं, वो पहले आपसे डिस्कस करेंगे और हम आपसे जानेंगे कि अभी जो यूरोप में और यूके के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, इस्लाम को लेकर और पाकिस्तानियों को लेकर, और पाकिस्तानी लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान के खिलाफ तअस्सुब है, डिस्क्रिमिनेशन है पाकिस्तानियों के खिलाफ। तो आपने कुछ जो देखा, या आप क्या समझते हैं कि जो इल्ज़ाम पाकिस्तानियों की तरफ से लगाया जाता है उसमें कितनी हकीकत है? थैंक यू मजिद साहब, एंड थैंक यू लुबना जी फॉर ज्वाइनिंग। मेरा जो जो सफ़र था वो 1 महीने का था इंडिया। उसमें कुछ मेरे रिचुअल्स थे, क्योंकि मेरी मदर एक सिख हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी, तो उन्होंने अपनी टेस्टामेंट लिखी थी। उस दौरे में फिर मुझे थोड़ा-सा इंडिया का एक दौरा भी करना पड़ा। दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार से पोए, पोए से होशियारपुर और वहाँ से चंडीगढ़ और वापस फिर मेरा उसके बाद मैं इंदौर गया, उज्जैन गया और हिस्टोरिकल प्लेसेस भी मैंने विज़िट की। तो उनकी जो उन्होंने टेस्टामेंट में लिखा था वो पूरा किया। अब आपने जो सवाल किया है कि मेरा वहाँ पर एक्सपीरियंस का क्या रहा? मैं एक चीज़ को बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड कह सकता हूँ कि ये जो पाकिस्तान में इतना बड़ा प्रोपेगेंडा चलता है कि इंडिया में मुस्लिम्स जो हैं उनको बैड ट्रीट किया जाता है, उनके साथ ये होता है, उनके साथ वो होता है। ये मैं कितने सालों से अपने हर टूर में देख रहा हूँ। वहाँ धंधा कुछ उल्टा है। जो वहाँ के इंडियन मुस्लिम हैं वो तो सर पे चढ़ के नाचते हैं। और उन कोई जो मुसलमानों के अंदर जो जात-पात है, जो मेरा ड्राइवर था, वो एक तेली जात से था। तो वो उसने मुझे बोला कि जो डिस्क्रिमिनेशन हमसे होती है ना, वो हिंदू में भी नहीं है। हम तेली, मोची, नाई जो हैं, उनको मुस्लिम खुद बहुत बैडली ट्रीट करते हैं। उनको किसी में बुलाया नहीं जाता। अगर पाकिस्तान में देखा जाए कि ये लोग बैडली ट्रीटेड हैं, तो मैं उसको हाँ करने में तैयार हूँ। लेकिन जो एक मेन स्ट्रीम जो लोग हैं वहाँ पर, बड़ी प्रॉस्पेरिटी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं उज्जैन गया था, वहाँ पर सबसे बड़ा मंदिर है, शिव जी का मंदिर। तो आप उसके मंदिर के आस-पास आपको सिर्फ़ मुस्लिम मिलेंगे, जो हार बेच रहे हैं, प्रसाद बेच रहे हैं, जूते आपके रख रहे हैं और उन्हें मेरी तरह ये गले में ये माला डाली हुई है। लगता नहीं पता अब नाम वही लिखा हुआ करीम और अब्दुल, ये सब चीज़ें है ना। तो वो उनका एक स्टेटस है। जब मैं स्कूल में था तो पढ़ाई में वो 10th क्लास के बाद निकल जाते थे। लड़कियाँ 8वीं क्लास में बाहर निकल जाती थी और वो 15-15 साल की उम्र में उनकी शादियाँ हो जाती थी। अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है। अब वो थोड़े से एजुकेशनल टूर में भी आ गए हैं, बिज़नेस भी उनका अच्छा चलता है, अच्छे खाते-पीते हैं। मेरी फैमिली के दोस्त भी हैं, हमारा दर्जी जो है वो खुद एक मुस्लिम है, हमारा सुनयारा जो है वो खुद एक मुस्लिम है, हमारा ड्राइवर मुस्लिम है। तो मेरा जो कोऑर्डिनेशन और रिलेशन या मेरा जो उनके साथ इंटरेक्शन है, वो एक वन टू वन है। तो मैं इस चीज़ को हमेशा डिनाई करता हूँ। हाँ, जो हिंदुस्तान में जो मुस्लिम है, मैंने आपको छोटा-सा वीडियो भेजा था जो मेरे साथ करतूत हुई है। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था आने से पहले और वहाँ पर हज की एक बहुत बड़ी जमात जा रही थी,
सब ने व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं। तो मैंने अपना कैमरा लिया और मैंने फ़ोटो बनानी स्टार्ट कर दी। जब मैं वो फ़ोटो बना रहा था तो मैं जो उसमें हल्का बता भी रहा था, बच्चों के लिए बनाता हूँ कि ये हज वाले लोग हैं, इनकी सब्सिडी इंडिया से होती है और ये इनका टर्मिनल बनाया अलग से ये वो। तो 3-4 ने देखा मुझे, उनको अच्छा नहीं लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। और जैसे मैं ड्यूटी फ्री शॉप के ऊपर मैंने थोड़ा-सा सामान लेने की कोशिश की, मेरी लड़की ने बोला, "पापा वहाँ से अगरबत्ती लेके आना।" और एक मेरा दोस्त है, उसको इंडिया की रम बहुत अच्छी लगती है। वो कहता है, "यार" मैंने कहा, "यार ये कहाँ से इतनी बोतल उठा के घूमूँगा, लोग बोलेंगे शराबी घूम रहा है।" ये डॉक्टर कहता पता नहीं शराबी है ना। तो मैंने भी ले ली। अब वो जो 4-5 मेरे पीछे खड़े थे, वो कभी लेफ्ट से मेरे अंदर हाथ डाल रहे हैं, कभी मेरे ऊपर से कुछ कर रहे हैं, कोई धक्का मार रहा है मुझे। तो 5-4 मिनट के बाद मैंने उनको बोला, "यार मुझे डील तो करने दो।" उसने कस्टमर जो मैं खड़ा हूँ, "तो आप लाइन लगा लो।" तो उसमें से एक आदमी बाहर निकल के आता है, कहता, "तुम लाइन में लगना सीखो, वो भी हमारे पीछे।" अब मैं तो लगा था थप्पड़ मारने, तो वो जो लोग आस-पास खड़े थे उन्होंने मुझे पकड़ लिया। तो पुलिस वाले एकदम से आ जाते हैं, वो सीआईएसएफ वाले हैं, तो उन्होंने आके मुझे बोला नहीं-नहीं आप, उन्होंने मुझे डील किया और मुझे ले गए, कहते हम आपको गेट तक छोड़ के आते हैं। मैं कहा नहीं भैया मैं तो डिसेबल्ड नहीं हूँ, मैं चल के चला जाऊँगा। कहते नहीं-नहीं आपको बताएँगे हमने आपको रोका क्यों है। अब आप ये ध्यान से बात सुनिए जो मैं कह रहा हूँ, ये मेरे साथ एक्सपीरियंस है, किसी और के साथ नहीं है। वो मुझे पुलिस का इंस्पेक्टर, वो जो 3 स्टार लगाया हुआ होता है, वो सीआईएसएफ का एक कमांडर होता है। वो कहता है कि हमने आपको इसलिए रोका, अगर आप इसको थप्पड़ मार देते, तो इसके 4 दोस्त हैं। उन्होंने ये फ़ोटो, वीडियो पूरे इंडिया में फैलाना था कि एक हिंदू ने मुसलमान को एयरपोर्ट पे पीट दिया और इन्होंने स 5-10 जो चैनल हैं, उन्होंने इस पे काम स्टार्ट कर देना था और हो सकता है कि एयरपोर्ट की सड़क बंद कर देते। दूसरा कहता है जो मुझे अफ़सोस इस बात का है, आपने कुछ नहीं किया, आपने खून का घूँट पी लिया। अब ये अपने मदरसों में आपकी फ़िल्म दिखाएँगे कि हमने कैसे एक मेजॉरिटी वाले हिंदू को चुप करवा दिया। तो ये है जी हिंदुस्तान की हालत। आप जहाँ भी चले जाओ, आपको वो इतना विक्टिम कार्ड खेलते हैं और आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, अच्छी तरह घसीटते हैं और हर न्यूज़ चैनल के ऊपर आपकी आपकी बेइज़्ज़ती कर देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है ये कितने सालों से हो रहा है। इस टाइम तो मैं थोड़ा-सा मुझे असॉल्ट भी किया गया ना, तो उसका मुझे दर्द भी है और सबने मुझे बोला कोई बात नहीं यार थप्पड़ लगाते उसको। वो 4-500 ने आगे बेचारा मुझे मार ही देना था, है ना? तो वो तो खड़े थे इंतज़ार ही कर रहे थे इशारे का कि आओ तो इसकी वहाँ तो सन तन सर से जुदा का नारा चलता है ना इंडिया में। तो ये वहाँ पर नॉर्मल है, आप सड़कों के ऊपर किसी मुस्लिम के साथ टक्कर भी खा जाओ, तो वो आपके ऊपर केस करने को तैयार हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो? एक 88% जो हिंदूज़ हैं, वो वहाँ पर अपीसमेंट करते हैं इन मुसलमानों के साथ। वो 11-12% ने वहाँ गन डाला हुआ है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जिससे मैंने और दूसरा मैंने वहाँ क्वेश्चन भी किए कि जितने भी बड़े-बड़े हिंदुओं के मंदिर हैं उसके आस-पास 5-5, 6-6 स्क्वायर किलोमीटर में कोई मुस्लिम बस्ती नहीं है। आप अयोध्या चले जाइए, आप काशी विश्वनाथ चले जाइए, उज्जैन चले जाइए, वहाँ पर मुसलमानों ने दरगाह कैसे बना ली है? मैं ये सवाल कितने सालों से पूछ रहा हूँ, आज तक मुझे जवाब नहीं मिला। पता नहीं वो कहाँ से वो उन ना वहाँ को रिहाइश थी उनकी और फिर ये हुँ। अकबर को, जलालुद्दीन को उसकी प्रेज़ेज़ करते हैं। तो मैंने कहा भैया अगर वो इतने अच्छे आदमी थे, अगर वो इतने मल्टीपोलर थिंकिंग उनकी थी और लिबरल थी, तो उन्होंने क्यों नहीं अपने राज में उनका तो राज चलता था। उस राज में बोलते कि चलो ये मस्जिद को तोड़ो यार यहाँ तो हिंदुओं का मंदिर था। इट नेवर हैपेंड। इसका किसी भी लिटरेरी आदमी के पास जवाब नहीं है। चलिए आगे फिर क्वेश्चन का जवाब दूँगा अभी लुब्ना जी, जी भी देख जी। रही हैं कि जी मैं किधर थोड़ा लुब्ना जी क्रिटिकल हो आपने रहा हूँ। डॉक्टर साहब की सारी बातें सुनी कि कौन-सा उनके साथ वहाँ पर वाक़या पेश आया एयरपोर्ट के ऊपर। तो आपको भी मैंने आपका चैनल भी विज़िट करता रहता हूँ, आपके कमेंट्स भी देखता रहता हूँ, तो आपको भी इस तरह की सूरत-ए-हाल का सामना रहता है कि कमेंट्स इस तरह के होते हैं कि जो आपको प्रेशराइज़ किया जाता है और ये भी होता है। तो आप ओवरऑल जो पाकिस्तानी हैं या मुस्लिम्स हैं यूके के अंदर, वो उसके ऊपर ही हम देखते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं? आया कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि ये मदरसे के पढ़े होते हैं, ज़्यादा एजुकेशन नहीं होती इनका माइंडसेट ऐसा होता है, क्या वजह क्या है कि ये अपनी मर्ज़ी का काम चाहते हैं हर जगह पे, ये चाहते हैं कि इनकी धौंस चले?
मैं ये समझती हूँ उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो ज़्यादा बेहतर जाने, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान को समझ में आ नहीं सकता कि एक्चुअली इस टाइप की अजीब-अजीब हरकतें इंसान ये लोग क्यों कर रहे हैं? मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। जहाँ तक मैंने देखा है, अनफॉर्चुनेटली इनके दिमाग में काफ़ी ये है कि हम हैं जो मुसलमान हैं, हम सही चल रहे हैं, बाकी के सब गलत हैं। उनको ये चीज़ दिमाग में बचपन से बिठाई गई है। भले वो घर वालों ने बिठाई हो, भले वो मदरसे से सीखी हो या खुद उन्होंने ऊट-पटांग चीज़ें खुद से सीखी हों। मगर ये जनरल थीम है कि जब आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझेंगे किसी और से, किसी भी वजह से, तो आप वो अपनी बिहेवियर में आप डिस्प्ले करेंगे। तो मुसलमानों में भी ये है, पाकिस्तानियों में स्पेशली ये है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, काफ़ी ख़राब हालात हैं पाकिस्तान के, तो वहाँ पर और ये चीज़ है कि ये लोग एक तो ज़िम्मेदारी किसी चीज़ की लेना नहीं चाहते हैं। खुद लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं या बुरी हरकतें करते हैं, और फिर जब कोई रिएक्ट करता है तो उसका रिएक्शन कैप्चर करते हैं और उससे पहले जो चीज़ें हुई वो इग्नोर करते हैं। तो आई थिंक ये लोग जानबूझ के करते हैं, मगर क्योंकि सभी ऐसे हैं ज़्यादातर, तो कोई इनको बताने वाला नहीं है कि क्या कि गलत हैं। इसको बोलते हैं जैसे अपने एको चेम्बर्स में ये लोग, हुँ, अपने ही हुँ। जैसे मिलते-जुलते जो सोच वाले लोगों से ये लोग उठते-बैठते हैं। तो दूसरी जो सोच है उस इंसान से जिस इंसान की सोच अलग हो उससे मिलते नहीं हैं, उसकी बात सुनते नहीं हैं। और जब उनका अपना ही बंदा हो मुसलमान या पाकिस्तानी, तो तब वो सोचते हैं यार ये तो ये इज़राइल का एजेंट है, ये तो इसका एजेंट है। इल्ज़ाम अजीब-अजीब, यानी इन लोगों को सुनना ही नहीं है। इनके अंदर क्रिटिकल हुँ, रीज़निंग स्किल्स नहीं, इनके अंदर हुँ, कॉमन सेंस नहीं है, इनके अंदर तमीज़ नहीं है बिल्कुल भी किसी चीज़ की। एंड मुझे लगता है कि जब इंसान किसी किसी भी काबिल नहीं होता है, किसी भी लायक नहीं होता है, वो दूसरे लोगों को फिंगर पॉइंट करता है, यस इसमें खराबी है, उसमें खराबी है। मगर जब पूरी दुनिया बोल रही है कि आप लोगों में खराबी है, तो कोई अक्लमंद के लिए इशारा भी काफ़ी होता है कि आपको सोचना चाहिए, यार हो सकता है जब पूरी दुनिया बोल रही है, तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर खराबी होगी। अब जब कोई मुसलमान कुछ बोलता है, तो उसके ऊपर ब्लास्फेमी का भी इल्ज़ाम लगाया जाता है। जी। झूठा इल्ज़ाम, जानबूझ के डराने के लिए, यानी अगर आप मुसलमान हैं तो आपको डराया जाएगा, ब्लास्फेमी। अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो आपको ये इल्ज़ाम लगाया जाएगा, यार ये तो नॉन मुस्लिम है, ये तो हमारे अगेंस्ट है, यही तो हमें सिखाया गया, बताया गया है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ होगी एक दिन। और ये ना अजीब, आई थिंक ये जाहिलियत से कब निकलेंगे और कैसे निकल सकते हैं, मुझे नहीं पता। क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा नहीं कि थोड़े से लोग हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर। और अनफॉर्चुनेटली जो मुसलमान जो मुल्क हैं उनको लीड करना पड़ेगा इन चीज़ों में, जो चलाते हैं जैसे गवर्नमेंट, जैसे सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं, उनका नाम मैं भूल गई, मगर ऐसे मोहम्मद बिन सुना है कि सलमान। एम जी, कि वो अच्छी एमबीएस चेंजेज़ या कुछ ला रहे हैं, कुछ प्रोग्रेसिव पना सऊदी अरेबिया में शुरू कर रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ से कुछ चले, मगर फिर दूसरे मुल्क हैं जैसे अफ़गानिस्तान और ईरान, इराक, ये दूसरे मुल्क, तो ये ऐसा लग रहा है पीछे जा रहे हैं, और पाकिस्तान में भी इन मुल्कों में शामिल है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर ये लोग मिल-जुल के नहीं रहना चाहते हैं, तो वो वेस्टर्न मुल्कों में ना आएँ, क्योंकि अपने मुल्क में तो ये लोग तकलीफ़ लोगों को दे रहे हैं, मगर खुद यहाँ पर फैसला करते हैं वेस्टर्न मुल्कों में आने का, फिर यहाँ पर दूसरे लोगों को भी तकलीफ़ देते हैं, खामख़ा में। हुँ, इवन बिल्कुल। अपने मुसलमानों को भी तकलीफ़ देते हैं। क्योंकि जो मेरे चैनल पे मुसलमान आते हैं और इवन पाकिस्तानी भी आते हैं, जो भले पैदा हुए हों पाकिस्तान में या यूके में पैदा हुए, वो लोग भी ये बोलते हैं कि हम लोग भी तंग तंग आ गए, हम खुश हैं कि तुम बात कर रही हो, क्योंकि ये इन चीज़ों से खुद निकलना चाहते हैं, मगर ज़्यादातर जो लोग हैं, वो ऐसा लग रहा है सो रहे हैं वो लोग। हुँ, अपने नींद से उठना नहीं चाहते, उनको बस ये है कि खराबी दूसरे लोगों में से, आई डोंट नो कि कैसे ये चीज़ सूट होगी, टू बी ऑनेस्ट। जितना भी मैंने अपने कमेंट्स पढ़े, जितना भी दूसरे लोगों की मैंने वीडियोज़ देखी, जितना भी मैंने खुद एक्सपीरियंस करा मुसलमानों के साथ और पाकिस्तानियों के साथ, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ढीठ हैं। और पता नहीं भई, आई थिंक कि उनकी खुद की लॉस है एक्चुअली। क्योंकि अगर आप अपने दिल में नफ़रत रखेंगे दूसरे लोगों के लिए, भले मज़हब की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से, आपका खुद का लॉस हो रहा है, क्योंकि हम लोग सिर्फ़ ज़िंदगी में एक ही दफ़ा जिएँगे। इसमें या तो आप लोगों से घुल-मिल के मिलें, आप इंटीग्रेट करें, आप लोगों से सीखें, या आप नफ़रत में एंड अपने खुद की छोटी-सी दुनिया में रहें। सो उनका खुद का लॉस है, टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल। मैं एक और छोटा-सा डॉक्टर साहब कमेंट दूँगा। हाँ जी, 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 डॉक्टर साहब बिल्कुल। सवाल भी बीच में ऐड कर लें कि जैसे लुब्ना ने बताया कि जी पाकिस्तानी और ये जो इस खित्ते के लोग हैं, जैसे इंडियन मुसलमान हैं या बांग्लादेशी या अफ़गानी,
आया इनमें और जो अरब मुस्लिम है या अफ्रीका के मुसलमान हैं, उनमें कुछ फ़र्क भी है या सारे मुसलमान एक जैसे ही हैं? कोई फ़र्क नहीं है। आप हुँ, वो नैले पे दैला ही है। 19-21 का फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा, कोई ज़्यादा हुँ, फ़र्क नहीं है। हुँ, अब आप देखिए लुबना जी ने बड़ी अच्छी बात की है कि यहाँ आकर भी वो वही माइंडसेट रखते हैं। अभी यूरोप में जहाँ मैं रहता हूँ जर्मनी में मुझे कितने साल हो गए, मैं यहाँ वेल नोन साइंटिस्ट हूँ, मुझे सब जानते हैं, सलाम दुआ करते हैं, लोग बुलाते हैं, मैं गेस्ट प्रोफ़ेसर भी जाता हूँ। तो मुझसे भी ये सवाल पूछे जाते हैं, जैसा अब लुबना जी ने उसका आंसर तो दे दिया, मैं उसको थोड़ा इस और वेस्ट यूरोप की तरफ से मैं थोड़ा-सा इलैबोरेट करूँगा। अब आप जितने भी यहाँ पर नाइफ अटैक हुए हैं, उनके पीछे एक ही मज़हब है, एम है। पुलिस वाले को मारा, लड़की को मारा, एक एक वो प्रपोज़ कर रहा था, वो कहती मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है, जाके उसको एडिका नाम की शॉप है, उसके सामने उसको 25 बार चाकू मार दिया, है ना? तो यहाँ पर हर दूसरे दिन एक जो है ना नाइफ अटैक होता है, उसमें बैकग्राउंड सिर्फ़ अफ़गानी होगा, सीरिया का होगा, या आपको इराक का भी मिल जाएगा, मोरक्को के मिल जाएँगे, और हाम्बुर्ग जैसे शहर में मोरक्कियन के लिए स्पेशल जेलें बना दी हैं। अब इन्होंने डिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। पकड़ते हैं और ले जाते हैं, वो करना स्टार्ट करते हैं। नीदरलैंड में ये रिवाज हो गया है कि जो असाइलम सीकर की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, उसको सिर्फ ब्रेड, बेड एंड शेल्टर मिलेगा। कोई खाना-वाना नहीं, उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, और वो कर ये धीरे-धीरे इनकी जो नकेल है वो टाइट कर रहे हैं। इटली वालों ने क्या किया है, उन्होंने जितने भी उनके असाइलम सीकर या कोई भी है, कोई भी चाहे आ रहा है, उसको वहाँ से पकड़ के अल्बानिया ले आते हैं। अल्बानिया में उन्होंने हुँ, बहुत बड़ा सेंटर बना दिया है। वहाँ पर उनकी असाइलम जो है वो टेस्ट होगी। अगर वो उसके कामयाब होंगे पैरामीटर्स के हिसाब से, देन दे विल बी प्रोवाइडेड रेजिडेंशियल परमिट, अदरवाइज़ दे विल बी डिपोर्टेड बैक। और यहाँ पर पाकिस्तान का मैं बताता हूँ कि क्योंकि ये मेरे जो पड़ोसी हैं यहाँ पर एमपी है, उन्होंने बोला कि अब इन्होंने जैसे पाकिस्तान का कोई आदमी आता है या इराक का, ईरान का, उसका ये मोबाइल टेलीफ़ोन ट्रैक करते हैं कि ये फ़ोन किसके साथ कर रहा है, और उसकी वो सारी चैटिंग जो है निकाल के एम्बेसी को देते हैं कि आप बंदा है, इसका पासपोर्ट दो, हम इसको डिपोर्ट करना है। तो ये जो इस्लामोफ़ोबिया का जो इतना बड़ा ये ड्रामा करते हैं, उसकी ज़िम्मेदार ये खुद है। ना? अभी आप देखिए वो जो शहबाज खान जिसको वेडनेसडे में साउथ न्यूयॉर्क में उसको गिरफ्तार किया गया है। वो 7 अक्टूबर को एक बहुत मैसिव शूट आउट प्लान कर रहा था। ही इज़ अ इंडियन, पर पढ़ा-लिखा डॉक्टर है, और वो उसने उसके जो चैट्स पकड़े हैं, उसमें उसने ISIS की मदद ली है, और वो कहता है कि मेरे इस अटैक करने के बाद लोग 9/11 को भूल जाएँगे। ये एफटीओ वालों ने उसको पकड़ा है। और ये दूसरा देख लीजिए, वो जो एक प्रोमिनेंट इस्लाम स्कॉलर है, जिसके ऊपर रेप के केसेज़ हैं, उसको स्विट्ज़रलैंड ने अभी पकड़ के 3 साल की जेल की है। उसके ऊपर ये पहला काम नहीं है। तो ये तुम लोग ऐसा काम करोगे, तभी तो तुम लोगों को बाहर सड़कों पे लोग देखेंगे। तो हुँ, इस इस्लामोफ़ोबिया जो ये बताते हैं कि हमारे खिलाफ ये है, अरे भैया, अभी तुमने तो अपने इनसाइड से इस चीज़ को ठीक करना है ना। जी, हमने तो अपनी रेपुटेशन ठीक करनी है ना। अभी जी, लुबना जी ने मैंने उनका एक प्रोग्राम देखा था, उसमें मेरी छोटी लड़की ने मुझे ये बोला, कहती पापा शी इज़ एब्सोल्यूटली राइट। ये उन कंट्रीज़ में आते हैं जिन्होंने आज तक मिनी स्कर्ट में लड़की नहीं देखी, बुर्के में माँ हुँ। देखी हैं, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं देखा, जुडिशरी काम नहीं करती, अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है, एजुकेशन सबसे लोएस्ट है। अब जो ये यहाँ आएँगे तो कहते ये यही काम तो करेंगे ना। तो अभी इसमें इसको अगर लोग क्रिटिकल देखें तो इट्स नॉट माय फेलियर, इट्स नॉट माय मिस्टेक, इट इज फैक्ट एंड यू कैन नॉट डिनाई इट। जी। अच्छा डॉक्टर साहब लिब्ना से एक लुब्ना जी से एक बात पूछ लें। लुब्ना जी आप बताइएगा कि पाकिस्तान को या भारत को या इस खित्ते के दूसरे लोग हैं, उनको आपने जो शहरी हैं, जो मुसलमान ख़ास तौर पर हैं, उनको एजुकेट करने के लिए उनको उनकी जो इख़्लाक़ी मैं कहता हूँ इस्लाह करने के लिए कि जब वो यूरोप में जाएँ, वो दूसरों के कानून को फ़ॉलो करें, वहाँ पे रिस्पेक्ट के साथ रहें, क्या करना चाहिए? कोई तजावीज़ दें आप, सजेशन दें कोई? मेरा सजेशन ये है कि पूरी दुनिया को पाकिस्तानियों को बैन करना चाहिए। ये इन लोगों को वैसे भी वीज़ा मिलता नहीं है।
और जो थोड़े बहुत लोगों को मिलता है या असाइलम लेते हैं वो ही काफ़ी है गंद मचाने के लिए जो इतनी सारी मचाई है। मैं नहीं चाहती और भी कोई पाकिस्तानी आए खुदा के लिए। सो मैं यही चाहूँगी कि दरवाज़े बंद हों क्योंकि लोग इसी लायक हैं क्योंकि जो लोग अपने मुल्क में तमीज़ से रह नहीं सकते और रहते नहीं हैं, वो दूसरे लोगों के मुल्क में तमीज़ से क्या रहेंगे? तो पहले आप इंसान अपने मुल्क में बने, जब हम सब दुनिया वालों को सबूत मिलेगा कि चलो ये पाकिस्तान के लोग इंसान बन चुके हैं, फिर दरवाज़े खोलेंगे, वो भी उन लोगों के लिए जो इस लायक हों, वरना नहीं। मेरे तरफ से ये है क्योंकि अब पाकिस्तान के लोग चाह रहे हैं कि कोई बाहर से आके इनको ठीक करे और जब कोई आता भी है तो झूठे-झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं ब्लास्फेमी के। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के लोग इसी लायक हैं, जो इनके साथ हो रहा है, पाकिस्तान के मुल्क जो हालात ख़राब हैं। मैं ये नहीं बोलना चाहती कि जैसे अज़ाब है अल्लाह की तरफ से, मगर हो सकता है हो भई। अगर आपके मुल्क के इतने हालात ख़राब हैं, तो हो सकता है अल्लाह की तरफ से ही अज़ाब आ रहा हो, कि आपके अंदर मुल्क में प्रॉस्पेरिटी नहीं है, आपके मुल्क में खुशी नहीं है किसी भी किस्म की। हमेशा कुछ न कुछ आपके मुल्क में बुरा होता है, तो आप गॉड की ब्लेसिंग नहीं है आपके मुल्क के ऊपर, आप लोगों की हरकतों के ऊपर। और जो आप मेरी वीडियो के बारे में बात कर रहे थे, वो शायद नाम था हिजाबी गर्ल्स यो मेन लुक एट मी। ये राइट, सही राइट। चीज़ है कि मैंने यही नोटिस करा है कि ज़्यादातर जो आदमी ऑफ़ कोर्स आदमियों की आदत है देखने की उससे मज़हब का कोई ताल्लुक नहीं, मगर मैंने नोटिस करा है मुसलमान आदमी ज़्यादा गंदी तरीके से देखते हैं। स्पेशली वो आदमी जिनकी बीवियों ने हिजाब पहना होता है, भले बुर्का भी पहना होता है और दूसरी औरतों को घूर-घूर के देख रहे होते हैं और उनको तो तमीज़ ही नहीं होती है। तो मुझे ये बुरा लगता है कि अपनी औरत को तो तुमने छुपा के रखा हुआ है, तुम्हें तसल्ली कि कोई तुम्हारी औरत को देखेगा नहीं और फिर तुम मज़े से आराम से पैर उठा के दूसरे लोगों की औरतों को देख रहे हो। सर ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो है जिन चीज़ों को रोका जाता है, लोगों का और दिल चाहता है गंदी-गंदी हरकतें करने का और क्योंकि इनको औरत इन्होंने कभी देखी नहीं है तो ये लोग सेंसिटिव हो चुके हैं कि किसी का एंकल भी नज़र आए, किसी का हाथ भी नज़र आ जाए थोड़ा-सा, तो फिर वो पागल हो जाते हैं, जंगली जानवर की तरह। हुँ, हुँ। तो जब यूके आते हैं एकदम से जिन लोगों ने एक औरत का हाथ भी नहीं देखा हो या थोड़ा-सा बाजू दिख गया हो, तो हुँ। उस टाइप के आदमी यूके में आएँ या अमेरिका में जाएँ, जर्मनी में जाएँ और फिर देखिए मिनी स्कर्ट। आहाहाहा! और तो कहने का मतलब ये है यानी ये लोग इस लायक ही नहीं है और फिर जो है जो लोग मिनी स्कर्ट्स पहनते हैं, फिर उनको बुरा-बुरा बोलते हैं। चलो ये तो है हुँ। खराब लड़की तो हम कुछ भी करें इसके साथ, ये तो है खराब लड़की, तो अपनी गंदी हरकतों को फिर जस्टिफाई करते हैं। तो आई थिंक मैं नहीं चाहती इस टाइप के गंदे लोग आएँ और मुझसे मिलें, जो जब यहाँ पर पाकिस्तानी होता है, मुझे नज़र आ रहा होता है कोई पाकिस्तानी आ रहा है सामने से और मैं रोड क्रॉस करती हूँ और मैं अपना दूसरे साइड पे चलती हूँ। मुझे मुझे पसंद ही नहीं है। कोई तमीज़ नहीं, आ रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं रोडों को, पेवमेंट्स को ब्लॉक कर रहे हैं, जैसे माइंड नहीं आप करेगा जैसे वो पाकिस्तानी को देख के रास्ता रास्ता बदल लेती हैं? जी? जी हाँ। पाकिस्तानी को देख के आप रास्ता बदल लेती हैं? मैं कुछ बोलना नहीं चाहती मगर जब पाकिस्तानी आता है मैं रास्ता जस्ट चेंज करती हूँ और जब कोई कुत्ता भी आ रहा होता है सामने से क्योंकि मैं डरती हूँ कुत्तों से मैं चेंज करती हूँ। ये 2 चीज़ें हैं आई एम सॉरी ये सच बात है। मुझे पसंद ही नहीं है यानी हेडेक है। सच बात है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे पसंद ही नहीं है, हेडेक है। झंझट है इन लोगों को देख के मुझे चिढ़ होती है चिढ़। मुझे अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती, पता नहीं क्या चप्पलें पहने हुए हैं, बारिश हो रही है, स्नो हो रही है, चप्पलें पहने हुए हैं, शलवार कमीज़ें ऐसे जैसे 40 डिग्री की धूप में आप बैठे हुए हैं और अंग्रेज़ी बोलने नहीं आती और चीख रहे चिल्ला रहे हैं जाहिलों की तरह। पता नहीं अजीब अजीब से लोग होते हैं लोग। इससे अच्छा है कि मैं रोड क्रॉस ही कर लूँ भई। लुब्ना जी, एक आपने जो सेंटेंस बोला मैं उसको ऐड करूँगा। मैं अभी कुछ दिन पहले नहीं, कुछ महीने पहले पोर्चुगल गया था अपनी वाइफ़ को लेकर। उसका बर्थडे था तो मैंने कहा चलो लेट्स हैव सम राइड, तो हम लोग निकल गए। तो वहाँ पर पाकिस्तान एम्बेसी के सामने एक बड़ा सारा पोस्टर लगा हुआ था। वो क्योंकि बारिश गिर रही थी, तो मैंने कहा इंटरनेट में पढ़ता हूँ। आपको यकीन नहीं आएगा, उसमें उन्होंने उस जो पाकिस्तानी पोर्चुगल में आते हैं, उनके लिए उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन लिखी थी कि हाउ यू शुड बिहेव। नाउ इमेजिन कि एक यानी कंट्री अपने आने वतन के लोगों को पोर्चुगल में आने के लिए एक गाइडलाइन लिखती है कि आपने वहाँ पर कैसे बिहेव करना है। अगर आप चाहें तो वो कॉपी मेरे पास पड़ी है, मैं मुज़फ़्फ़र भाई को भेज दूँगा। इट इज़ एक्चुअली अ शेम फॉर द नेशन where the nation embassy is giving instructions to people how to behave in a country like Portugal. इनके लिए शेम थोड़ी है, ये लोग तो बेशर्म किस्म के लोग हैं और मैं ये बोलना चाहूँगी आपने बोला सॉल्यूशन क्या है जो
तो मुझे ये अब समझ में आ रहा है कि जो डॉग ट्रेनर्स होते हैं, शायद उनको इस्तेमाल करना चाहिए पाकिस्तानियों को ठीक करने के लिए। क्योंकि इतना शायद भी ठीक रहना। हो सकता है डॉग ट्रेनर्स को समझ में आए कि जानवरों को कैसे काबू में रखते हैं, क्योंकि या तो जो सर्कस में जो होते हैं, जो जंगली जो जंगली जानवरों को जो जंगली जानवरों को सर्कस में सँभालते हैं, उन लोगों को पता होगा कि पाकिस्तानियों को कैसे काबू में लाना है। आई एम सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू जी, लेटर। थैंक यू। Okay, बहुत see you शुक्रिया next लुब्ना जी time, आपका। Lubna ji. थैंक All the best. Take care, na. Was nice थैंक यू, having you बाय। around. Bye bye. यू। जी डॉक्टर साहब, आपने लुब्ना जी की तल्ख बातें सुनी। देखिए, उनको कुछ तजुर्बात इस तरह के हुए हैं, वो पाकिस्तान भी कई दफ़ा आ चुकी हैं, उनकी शादी भी पाकिस्तानी के साथ हुई और शायद कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ हो उनका कि वो पाकिस्तानियों के बारे में इस तरह की राय रखती हैं। बाकी वो यूके के अंदर भी देख रही हैं कि पाकिस्तानी को क्या वहाँ पर बिहेवियर है। तो आप कैसे उनकी जो सोच है पाकिस्तानियों के बारे में, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के बारे में, और आप भी पाकिस्तानियों से मिलते जुल हैं, आपके भी काफ़ी जानने वाले हैं पाकिस्तानी। तो कैसे आप ये देख रहे हैं इस सारे मसाइल को? ये इसकी वजह आप क्या समझते हैं कि इनके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे वजह तो बहुत है। मैं कि 2 वजह को आपके साथ डिस्कस करूँगा। पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा राइटर है के अजीज साहब, उनकी एक बुक है मर्डर ऑफ हिस्ट्री। मैंने उसको डाउनलोड किया, मैंने पढ़ा। वो आप अगर हर एक पाकिस्तानी पढ़ ले तो शायद उसको अकल आ जाए, क्योंकि जो हमें पढ़ाया गया है वो सारा पाकिस्तान में जो पढ़ाया गया वो सारा एक गलत है। और वो इंडिया में आप शायद बड़े हैरान भी होंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वहां पर पाकिस्तानी इंसान का नाम रखा है डी डी। डी का मतलब डिनायल एंड सेकंड डी का मतलब डिफेंड। कहते हैं किसी पाकिस्तानी से आप बात करो कि 65 की वार पाकिस्तान ने स्टार्ट करी थी, वो डिनायल करेगा फिर डिफेंड करेगा। 71 में 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर की पेंटिंग उतार रही हैं, कहते हैं नहीं जी वो तो 5,000 था ना। तो वो डिनाइल के ऊपर सारा उनका चलता है। और जो एजुकेशनल लोग हैं जो यूरोप से भी जाते हैं, यंग लड़के, वो आपके एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं जिन्होंने जिन्ना साहब के ऊपर एक बहुत अच्छी बुक लिखी है। वो हर एक पाकिस्तानी को पढ़नी चाहिए और हर इंडियन को पढ़नी चाहिए। जब तारिक अजीज साहब ने उसके बारे में बोला तो मैंने भी वो बुक ली, तो मैंने भी पढ़ी। तो उनकी 2-3 बुक्स हैं जो नाम नहीं लूँगा मैं उनका, वो स्वीडन में रहते हैं और उनका अच्छा। तो उन्होंने भी अपनी बुक्स में यही लिखा है कि ये डिनायल, उनके कुछ और भी क्या बोलते हैं इंटरव्यूज़ थी जिनमें उन्होंने इसको एलैबोरेट भी किया है। अब आप देखिए कि ये जो लड़के यहाँ से जाते हैं, ये वहाँ जाके जिन्ना की वो जो मौज़ोलियम है उसमें जाके फ़ोटो खींच के लाते हैं उसके कोट किए हुए। तो मुझे इस बात का 100% हो गया कि ये जिन्ना साहब ने कभी बोला ही नहीं, जो वो कोट उसकी फोटो खींच के ले आते हैं। जब मैंने इस पॉलिटिकल साइंटिस्ट से मेरी बात हुई तो कहते जी ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। जिन्ना साहब ने अपनी जिंदगी में शायद 1 या 2 लेक्चर दिए, एक इंटरव्यू दिया, कोई किताब नहीं लिखी, कोई रिसाला नहीं लिखा, कहीं जेल में नहीं गए, लेकिन ये पाकिस्तान का हीरो उनके मरने के बाद उनको बनाया गया। तो अब वो डिनायल का जो एक कल्चर चल रहा है उसको ये अभी तक चलाते आ रहे हैं। आपके कुछ कुलीग्स जो हैं जो स्ट्रीट जर्नलिज्म करते हैं, उनसे आपको भी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती होगी कि वहाँ पर नॉर्मल आवाम का सोचना क्या है। अभी मैं आपको एक छोटी-सी बात बताता हूँ, मेरे कुछ यहाँ फॉलोवर हैं, उनमें से एक पाकिस्तानी है जो कराची से है, नीदरलैंड में रहते हैं। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप में लिखा कि डॉक्टर साहब आप ना ये शरिया-वरिया, तलाक-वलाक मत बोला करो, ये आपको जचता नहीं है, कर लो बात। ये हमारे कल्चर का तकिया कलाम है, जी, उसको इस बात पे भी ऑब्जेक्शन है, तो उसको और बातों पे तो डबल ऑब्जेक्शन होगा। तो जी। ये एक माइंडसेट बन गया है जिसके ऊपर हर इंसान को खुद का, आज इंटरनेट का जमाना है, बुक्स मिल जाती हैं, आप अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं, फोन पे आप किससे बात कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक मिनिस्ट्री को बोला कि कितने लोग जर्मनी में फॉरेनर जो हैं वो जेल में बैठे हैं। तो उन्होंने मुझे डाटा बना के भेज दिया कि इतने लोग जो हैं फॉरेनर्स के इस मुल्क के इतने मुश्किल के हैं। और मुझे पता लगा कि एक इंडियन है जो उसने अपनी वाइफ को मगदेपुर में कहीं पर मारा तो वो जेल में बैठा है, बाकी तो और अब नाम लूंगा तो और भी बातें बढ़ जाएंगी। तो ये एक सिस्टम है। और दूसरी तरफ एक मुल्क है जहां मैं अभी जाकर आया हूँ, उन्होंने अपना वो बना लिया है कि हमने आगे ही जाना है, देयर इज नो टर्निंग बैक। और एक मेरा पड़ोसी मुल्क है, उन्होंने ये पूछ लिया कि हमने वापस जाना है एंड देयर इज नो टर्निंग बैक। वो
ना वर्ष से वर्ष तक होते जा रहे हैं, और एक मुल्क दूसरा पास है जहाँ पर जीसीसी सेटअप हो रही हैं, हर रोज 33 किलोमीटर सड़क बन रही है, 16-17 किलोमीटर रेलवे बन रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं। उस पर डिस्कशन हो सकता है कि ये जरूरी है, 350 किलोमीटर के एरिया में जरूरी नहीं है कि 2 एयरपोर्ट हों। चलो इस पे तो एक टेक्निकल डिस्कशन हो सकती है, लेकिन वो पीछे देखना नहीं चाहते। वो कहते हैं हमने आगे आना है। मैंने अभी अपने स्टार्ट पे बोला था कि यहाँ पर कितने नए पीएचडी होल्डर आए हैं। 43,000 को वीजा मिला है जो यहाँ पर पीएचडी करेंगे, और अगर उसमें से 25-30% वो रहना होगा, तो दैट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर दिस कंट्री। उन्हीं का उन्होंने एनालाइज किया, उन्हीं का उन्होंने उस पर डाटा सेंटर तैयार किए हैं। यहीं पर है कि काम करेंगे इस मुल्क की तो भेजा भेजा है ना? और वो जो वापस जाएंगे तो उस मुल्क की बल्ले बल्ले है। तो वो आप देखिए कि एक तरफ इस तरीके का एटमॉस्फेयर है, और दूसरी तरफ ये मदरसा टाइप एटमॉस्फेयर है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, वो कोई बाहर से आके, जैसे लुबना जी ने बोला था कि डंडा मार के ठीक नहीं होगा। ये जब तक ये मौलवी नहीं अब इस संडे को था लाहौर के अंदर, अहमदियों की मस्जिद के ऊपर अटैक कर दिया। वो मौलवी जो है वो कारपेट बिछा के बैठे हुए हैं और लोगों को मारने की ट्राई कर रहे हैं। पुलिस के पास आप चले जाते हो, ब्लास्फेमी का उस पे केस चलता है, पुलिस वाला उसको अपनी पुलिस स्टेशन में गोली मार देता है। तो ये एक माइंडसेट जो इतना हो गया है, इसको ये लोग नहीं चाहते कि ये यहाँ पर आए। इनका ये बोलते हैं आप दूर ही रहो, हमें बहुत प्रॉब्लम है आपके साथ, और आप यहाँ पर आके वही गंद डाल रहे हैं जो आपने अपने मुल्क में डाला हुआ है। ये एक बहुत बिल्कुल। बड़ी प्रॉब्लम है वर्ल्ड के लिए भी और एक मुल्क के लिए भी, जहाँ पर मुझे अच्छी तरह मालूम है, अच्छी तरह गाइड किया जाए तो वहाँ पर बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान में। आपने बांग्लादेश का नाम लिया, बांग्लादेश तो पाकिस्तान से ही पीछे चला गया। अपनी इकोनॉमी तबाह कर दी उन्होंने। 1400-1500 हिंदू लड़कियों को किडनैप करके कहाँ ले गए आज तक उनका घर वालों को नहीं पता। हुँ, कितने उनके जो मिनिस्टर्स थे, जो जिनका बैकग्राउंड हिंदू सिख था, वो उनको उन्होंने पार्लियामेंट से निकाल दिया, दुकानें उनकी बंद कर दी हैं, उनको जला हुँ, दिया गया है। हुँ, तो ये माइंडसेट जो है, ये एक इस्लामिक माइंडसेट जो है ना, इसका इलाज वही करेगा जिसने ये बीमारी फैलाई है। हुँ, बिल्कुल। लेकिन वो तो इलाज नहीं कर रहे डॉक्टर साहब। वो तो ये वो अब इलाज मैंने आज की खबर बताऊँ 2-3 दिन पहले सिंध का एक इलाका है सांगड़, हाँ जी। वहाँ पर 13 हिंदू बच्चे जो छोटे हैं उनको स्कूल से निकाल दिया गया है। और वजह क्या बताई है, जो 2 टीचर हैं वहाँ पर ज़ैद नामी टीचर है और जावेद नामी टीचर। उन्होंने ये पढ़ाने से इनकार कर दिया बच्चों को कि अगर तुम लोग पढ़ गए, तो वडेरे के जो बकरियाँ कौन चराएगा यहाँ पर? जो वडेरा है उसकी बकरियाँ कौन हाँ, चराएगा? देखिए देखिए ये माइंडसेट है ना, ये हुँ, माइंडसेट है, और इसको आप कैसे चेंज करेंगे? या तो कोई मैं डिक्टेटरों के हक में नहीं हूँ, हो सकता है कि हुँ, कोई ऐसा पाकिस्तान में पैदा हो जो इस चीज़ को हाथ में ले और बोले कि मुझे तो ये पूरा का पूरा जो मॉडल है, ढांचा है, ये डाई है, इसको ठीक करनी है। तो उसको बहुत टाइम लगेगा इसको रिपेयर करने में, क्योंकि ये आगे से आगे चले गए हैं। और दूसरी तरफ आप जाके देखिए, मोदी जी जाए हैं वहाँ पर अमेरिका में, कितना डंका बजा के आए हैं, और वो वहाँ से वो अपनी खाली हाथ गए नहीं थे और ना ही खाली हाथ वापस आए हैं। हैं? और अभी जो जो जर्मनी में मिडिल साइज कंपनी का एक फोरम हुआ था, उसमें 220 कंपनी के सीईओ वहां पहुंचे, उन्होंने मिस्टर जयशंकर साहब से बात की और जर्मन की फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ बात की, उन्होंने अपनी कंप्लेंट्स भी की। तो आप देखिए कितनी इन्वेस्टमेंट है, वो जो 40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है वो 60 बिलियन पे पहुंच जाएगी। और वहाँ पर लाले पड़े हुए हैं खाने के, बिजली के बिल लोगों से दे नहीं जा रहे हैं, एजुकेशन का नाम नहीं है ना? और शेखियाँ बड़ी-बड़ी मारेंगे जी, कश्मीर ले लेंगे, वो हमारी जन्नत है, हमारा ये है, हमारा वो है। अरे भैया तुम ये 7 रियलिटी बिलियन की बात डॉलर 7 बिलियन डॉलर जो आईएमएफ ने अप्रूव किया, उसके जश्न मनाया जा रहा है पाकिस्तान में, मीडिया जश्न मना रहा है और 3 सालों के दौरान मिलेगा, यानी कि 36-37 माह के दौरान मिलेगा और ये बहुत बड़ी कामयाबी बयान की जा रही है कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये तो मजहर भाई, मैंने आपसे क्या बोला, ये डी एंड डी है, डिनायल एंड डिफेंस, है ना? उसको बताने की बजाय कि ये हमारी एक कमजोरी है,
और हम ये हम भिखारी हैं, मांग रहे हैं और इसको हमने दोबारा वापस देना है और इसको देने के लिए हमें बहुत सारे सैंक्शन लगाने पड़ेंगे अपनी जनता के ऊपर। दवाइयाँ महंगी होंगी, ऑपरेशन महंगा, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, एनर्जी महंगी हो जाएगी। ये बताते नहीं है, डिनायल करते हैं और उसके बाद ये उसको डिफेंड करेंगे कि ये बल्ले-बल्ले सानू ते मिलियन मिल गए। और वो मिलियन, जैसे वो तरार साहब बोलते हैं, वो कहते हैं वो दुबई पहुँच जाएँगे, इंग्लैंड पहुँच जाएँगे, वो पाकिस्तान में थोड़ी रहेंगे। ये एक बड़ी मुझे बड़ी अफ़सोस लगा कि ये एक जो सिचुएशन है, उसका असर इंडिया पे बहुत बुरा है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क अब अगर डेंजर ज़ोन में है, तो आपको कुछ तो उसका असर पड़ता है ना। उनकी जो बिल्कुल पड़ता है। फैनेटिज़्म है, हुँ, उनका जो हुँ, कट्टरपन है, वो यहाँ भी यहाँ है। हिंदुस्तान हुँ, में मैं, अगर आप गुस्सा ना माने, तो मैं ये बोलूँगा, एक बिगेस्ट मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स आर नॉट लॉयल टू इंडिया। हुँ, बिगेस्ट मेजॉरिटी। वो पता नहीं उनको किस बात का अफ़सोस है। भैया, अगर तुम्हें इंडिया नहीं पसंद तो चले जाओ। हुँ, और इतने ममालिक हैं वहाँ पर, 57 कंट्रीज़ हैं और पाकिस्तान जो है वो शार्ड और ऐसे ऐसे बिल्कुल थर्ड वर्ल्ड के कंट्री से नीचे चला गया। वो तरक्की पे आ रहे हैं। जी। और क्या होगा? ये तो हमारी एक लैंग्वेज है, हमारा एक कल्चर है। हमें हम दोनों मिलके अगर कुछ चाहें तो बड़ा कुछ कर सकते हैं। ये बिल्कुल। बॉर्डर का डिस्प्यूट हर कंट्री के साथ हो सकता है ना? तुम लोगों ने अपने सारे के सारे अंडे जो है एक ही बास्केट में डाल दिए हैं। चाइना में, चाइना की दो दु बा बाकी लोगों से दुश्मनी पड़ गई है, तो आप तो उसके साथ हो गए ना, फिर आपकी हेल्प कौन करेगा? जी, बिल्कुल। ये तो पॉलिटिकल, रिलीजियस, एजुकेशन, इन चीज़ों के ऊपर या एथिक और मोरल के ऊपर एक एजुकेशन सिस्टम जो तैयार होना चाहिए, जिसमें बुक्स जो है वो आपको, अगर साइंस है तो साइंस पढ़ाए। उसके पहले कलमा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, जहाँ आप इस्लाम की स्टडी करते हो वहाँ कलमा पढ़ो, जहाँ आप हिंदू की स्टडी करते हो वहाँ गीता का भजन गा लो। अरे भैया, जहाँ आपको साइंस, मैथमेटिक्स पढ़नी है, वहाँ पर कलमे का कोई मतलब नहीं है। वो आप वो हुँ, मैथमेटिक्स ही उनको पढ़ाएँ, हुँ, तभी तो वो कुछ बनेंगे ना। हुँ। बिल्कुल, जी। बिल्कुल सही कहा। बहुत ज़्यादा रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर। ये सारी चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। देखें, बेहतरी तो डॉक्टर साहब, आप जैसे आपने बोला कि बेहतरी तो तब होती है ना जब आप अपनी गलती तस्लीम करेंगे कि हमने गलत किया हुआ है। हमने ये जो इतने 75-76 सालों से हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको हमने तबाह करके रख दिया है। तो जब जब तक ये तस्लीम नहीं करेंगे तो बेहतरी कैसे होगी? वो तो हम तस्लीम ही नहीं कर रहे। अब आप देखिए, सेलेंस्की साहब की आज की हुँ, जो इंटरव्यू मैं पढ़ रहा था, जी। उन्होंने बोला है कि मैंने मोदी साहब को सेकंड पीस कॉन्फ्रेंस में खुद इनवाइट किया है। हुँ, उसको मालूम है, अब वो यूएस से गया हुआ था, यूनाइटेड नेशन में भाषण दिया, सब कुछ कर लिया, उसके हाथ में कुछ पल्ले नहीं पड़ा, ना? और उधर रशिया का भी बुरा हाल है इतना, तो वो उनको मीडिएटर चाहिए मोदी जैसा। हुँ, इंडिया में तो आपको जितने पाकिस्तान में दुश्मन है ना पाकिस्तान के, इतने इंडिया में भी दुश्मन है इंडिया के। हुँ, उसमें अपोजिशन के लीडर भी आ जाते हैं, जो बाहर जी। जाके हिंदुस्तान का नाम बदनाम करते हैं, उन लोगों से मुलाकातें करते हैं, जो वहाँ पर इंडिया के खिलाफ बोलने वाले हैं, और जब वो वापस आते हैं कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता। या तो इंडिया की डेमोक्रेसी इतनी मजबूत है, या फिर हम जी। लोगों ने सोचा है कि टीवी पे बैठ के बातें कर लेंगे। अगर हुँ, बीजेपी में हाफ बिलियन लोग जो है उसको मानते हैं, तो उसमें से अगर 10% भी एयरपोर्ट पे जाके राहुल गांधी का रास्ता रोकते, तो वो दोबारा 50 बार सोचता कि मैं ऐसी बकवास करूं ना करूं। हुँ, हमारे में बहुत कमजोरियां हैं, हुँ, हमारी पुलिस में बिल्कुल। कमजोरियां हैं, रिश्वत लेके एफआईआर लिखते हैं। हुँ, अगर वो उसमें कोई इन्वॉल्व हो गया वीआईपी, तो आपको खूब चक्कर लगवाएंगे। कोई हुँ, इतना परफेक्ट तो कंट्री नहीं है, लेकिन जा रहा है एक डायरेक्शन में, जहां पर ये इविल जो है, ये बदमाशी भी कम होगी। आज ही हुँ, रिपोर्ट थी, एक ब्रिगेडियर की लड़की को असॉल्ट किया गया, पूरा हिंदुस्तान उसके खिलाफ हुआ है। तो हुँ, एक्शन तो अभी जो जो हुआ है वो तो थोड़ा सा एक्शनिज्म के नाम पे एक्शन हुआ है, लेकिन जो बाद जी। में कोर्ट वोर्ट का होगा, तो आपको तो मालूम, जुडिशरी तो इंडिया में इंडिपेंडेंट है, हुँ, वो उनकी नौकरियां भी जाएंगी, शायद जेल भी हो जाए। हुँ, तो ये बिल्कुल। ये एक अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं है। वो तो हुँ, पुलिस वाला खुद ही लाके उसको अपनी पुलिस स्टेशन में लाके गोली मार देता है। हुँ, तो वो बिल्कुल। अब वो फ़िल्म का डायलॉग है ना, कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या भैया? हुँ। तो घोड़े ने, पाकिस्तान में घोड़े ने घास से दोस्ती कर ली है। देखें ये दो
देखें ये दोस्ती कब खत्म होती है, ये दोस्ती खत्म होगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। बिल्कुल, मैं ये आपके बिल्कुल हक में बोलता हूँ कि बहुत बड़ा पोटेंशियल है, यंग जनरेशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाकिस्तान का ठीक से बन जाए। अभी पाकिस्तान की जो सड़कें चलती हैं वो उसका टोल तो चाइना लेता है ना? और ये यहाँ पर आके जो यहाँ के छोकरे जाते हैं घूमने के लिए, ओह! द रोड्स आर वेरी गुड। मैं कहा रोड्स गुड हैं, लेकिन उसका रेवेन्यू किसको आ रहा है ये भी तो पता कर लो ना। तो जी, ये है जी, डीप में जाके एनालाइज़ नहीं करना, पता नहीं करना और ना ही उसके ऊपर डिबेट करनी है और यहाँ आके बड़ी-बड़ी बातें करनी। ये यंग जनरेशन का हाल है। हुँ, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। आपने बड़ी डिटेल से पाकिस्तान के मसाइल बताए हैं और भारत ने उन मसाइल के ऊपर कैसे काबू पाया, ये भी हम देख चुके हैं। तो पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए कि पाकिस्तान के पास एक वाज़ेह और साथ में हमसाया मुल्क मौजूद है, जिसको देख के हम अपनी गलतियों पे काबू पा सकते हैं। देखें, अब वेस्ट और यूरोप में जैसे और यूके के अंदर डॉक्टर साहब ने बताया, लुबना जी ने भी बताया कि हमें अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। पाकिस्तानी को ख़ास तौर पर वो अब वहाँ से निकालने पर मजबूर हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए, अपने गिरेबान के अंदर झाँकना चाहिए कि हमारे अंदर क्या खराबियाँ हैं, कि हम बाहर जब जाते हैं, हम अपने मुल्क को रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं वहाँ पे, तो हमारी वजह से हमारा मुल्क बदनाम होता है और वहाँ पर जो पाकिस्तानी इतने अरसे से रह रहे हैं, 25-25, 30-30 साल से रह रहे हैं, उनको भी मसाइल का सामना डॉक्टर साहब खुद बताते हैं कि इनके जानने वाले पाकिस्तानी हैं, कि जो कि पुरअमन शहरी हैं, लेकिन जो इस तरह के पाकिस्तानी जब जाकर वहाँ पर इस तरह की हरकतें करते हैं तो उनके लिए भी मसले बनते हैं। डॉक्टर साहब, ये मसले बन रहे हैं उन लोगों के लिए भी जो जी वहाँ हाँ। पर पुरअमन पाकिस्तानी हैं, लेकिन ये जो लोग जा रहे हैं इस तरह की हरकतें करते, उनको भी मसले का सामना करना पड़ता है बिल्कुल वहाँ पे। सेम सेम उनको भी उसी बोट में डाल देते हैं ये लोग। जो हुँ, राइट विंग की पार्टीज़ है वो नहीं देखती कि तुम 40 साल से यहाँ रह रहे हो, कहते तुम उसी हुँ, माइंडसेट के हो। हुँ। ये फेस तो फेस फेस होगा उस हुँ, जनरेशन को जो मेरे टाइम पे आई थी आज से 40-50 साल पहले, उनके बच्चों जी, को भी फेस करना पड़ेगा, इनकी हुँ, इनकी बेवकूफ़ी की वजह से। बिल्कुल। तो हमें अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है, ठीक करने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान का नाम जो इतना बदनाम हो चुका है वो नाम सही हो, लेकिन उसमें भी अब टाइम लगेगा। जिस कदर खराबी हो चुकी है, ये इतना जल्दी और आसानी से होने वाली है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आइंदा भी इंशाल्लाह आपसे ज़रूर, बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी ज़रूर, मच सर। ज़रूर, थैंक यू। ज़रूर मोस्ट वेलकम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, मज़ा आ गया।